11वीं सदी के दरमियान में एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत थी जिसकी सरहदें काशगर से बैतुल मुकद्दस और काला सागर से यमन तक फैली हुई थीं। उस वक्त पूरी दुनिया में उसका दबदबा था। मगर हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी सल्तनत की बागडोर सिर्फ एक 18 साल के नौजवान के हाथ में थी। उसका नाम था सुल्तान मलिक शाह। सिर्फ 20 साल की दौरे हुकूमत में उसने बहुत सी बगावतों को कुचला, दुश्मनों को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को ऐसी बुलंदी तक पहुंचा दिया कि उसका द्वार आज भी इस्लामी तारीख के सबसे शानदार दौर में गिना जाता है। उसके जमाने में इल्म बढ़ा, इंसाफ मजबूत हुआ और ऐसी यादगार चीजें बनी जिनका असर सदियों तक रहा। लेकिन फिर महज 38 साल की उम्र में यह अजीम सुल्तान अचानक इस दुनिया से चला गया। क्या यह सिर्फ एक तबीई मौत थी या तख्त के पीछे छिपी एक खामोश साजिश? आइए जानते हैं सल्जूकी सल्तनत के तीसरे फरमानरवा सुल्तान मलिक शाह की पूरी दास्तान को। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लॉन्ग लास्टिंग और प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस ढूंढ रहे हैं जो आपको एक रॉयल वाइब दें, वो भी बजट फ्रेंडली प्राइसेस पर, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्रेग्निस्तान का इंस्टाग्राम पेज जरूर चेकआउट करें। इससे आप हमारे इस प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। 16 अगस्त 1055 ईस्वी इस्फहान के शाही महल में एक शहजादे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया हसन, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया उन्हें एक दूसरे नाम से जानने वाली थी, मलिक शाह। उनके वालिद सुल्तान अल्प अरसलान शुरू से जानते थे कि एक दिन इस शहजादे को एक बहुत बड़ी सल्तनत की जिम्मेदारी संभालनी है। इसलिए मलिक शाह की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उन्होंने अपने द्वार की सबसे काबिल शख्सियतों में से एक ख्वाजा निजाम उल मुल्क तुसी को सौंपी। निजाम उल मुल्क ने उन्हें सिर्फ किताबों का इल्म नहीं दिया, अरबी, फारसी, हिंदसा, तारीख और जोग्राफिया के साथ उन्हें जंग और हुकूमत के उसूल भी सिखाए गए। बहुत कम उम्र में मलिक शाह घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेजाबाजी सीख चुके थे। लेकिन उनकी असली तरबियत महल की चारदीवारी में नहीं, बल्कि जंग के मैदान में होने वाली थी। 1064 ईस्वी में जब मलिक शाह की उम्र सिर्फ 9 साल थी, सुल्तान अल्प अरसलान ने जॉर्जिया और आसपास के इलाकों की तरफ एक बड़ी फौजी मुहिम शुरू की। इस मुहिम में मलिक शाह भी निजाम उल मुल्क के साथ शामिल थे। सल्जुक फौज अर्स नदी के किनारे आगे बढ़ती गई और रास्ते में मेरियमनिशन और ब्यूरकान हागियोस, जॉर्जियोस और सुरमारी जैसे कई मजबूत किले उनके हाथ आते गए। इसी मुहिम में आनी का मशहूर मुहासरा भी हुआ। लेकिन इस मुहिम का एक और दिलचस्प वाकया मलिक शाह की शुरुआती जिंदगी से जोड़ा जाता है। जॉर्जिया के इलाके अंजाज में एक बेहद मजबूत किला था जिसे किला ए मरियम मुकद्दस कहा जाता था। किले के चारों तरफ एक चौड़ी और गहरी खाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। सल्जुक फौज ने कश्तियों की मदद से खाई पार की, लेकिन दूसरी तरफ से सख्त मुकाबला हुआ। जंग जारी थी कि अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चली और फिर जमीन हिलने लगी। झलझले से किले की एक दीवार का हिस्सा गिर गया। सल्जुक सिपाहियों ने मौका देखते ही उसी रास्ते से किले में दाखिल होकर उसे फतह कर लिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में मलिक शाह एक ऐसी फौजी मुहिम का हिस्सा बन चुके थे जिसने उन्हें बहुत कम उम्र में जंग की असली दुनिया दिखा दी थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 1071 ईस्वी में उनके वालिद अल्प अरसलान का सामना बैजेंटाइन सल्तनत से हुआ। मलिक शाह को हलब की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, जबकि अल्प अरसलान अपनी फौज के साथ मलाजगर्द पहुंचे। वहीं वह तारीखी जंग हुई जिसमें बैजेंटाइन बादशाह रोमनोस को शिकस्त मिली और वह कैद कर लिया गया। अल्प अरसलान की ताकत अब अपने उरूज पर थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद सब कुछ बदल गया। 1072 ईस्वी में अल्प अरसलान कारा खानियों के खिलाफ मावरा उन नहर की तरफ निकले। इस सफर में मलिक शाह और निजाम उल मुल्क भी उनके साथ थे। मुहिम के दौरान एक कैदी को सुल्तान अल्प अरसलान के सामने पेश किया गया और अचानक उस कैदी ने सुल्तान पर हमला कर दिया। अल्प अरसलान बुरी तरह जख्मी हुए और कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। एक पल में मलिक शाह के सिर से वालिद का साया उठ गया
और उसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जिस शहजादे ने बचपन से जंग के मैदान देखे थे, अब उसे खुद फौज की कमान संभालनी थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में मलिक शाह सल्जुक सल्तनत के नए सुल्तान बन गए। लेकिन तख्त पर बैठना उनकी सबसे बड़ी मुश्किल नहीं थी। असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। अभी मलिक शाह की तख्त नशीनी का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि सल्तनत के मुख्तलिफ मकामात से बगावतों की खबरें आने लगीं। पहले खबर आई कि समरकंद की हाकिम शम्स उल मुल्क ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। उसने तिरमिज और बल्ख पर कब्जा कर लिया है। शाहजादा अयाज जबरदस्त फौज लेकर इसकी सरकूबी के लिए गया, लेकिन बदकिस्मती से शाहजादा अयाज को समरकंदी फौज से शिकस्त हुई। फिर खबर आई कि सुल्तान इब्राहिम गजनवी ने तोखारिस्तान पर हमला करके सकलकंद के इलाके पर कब्जा कर लिया और मलिक शाह के चाचा उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे तशवीशनाक खबर यह थी कि मलिक शाह के चाचा कावुर्द बे ने मलिक शाह की इताअत कबूल करने से मना कर दिया है और मलिक शाह को एक पैगाम भेजा कि मैं सबसे बड़ा भाई हूं और तुम एक जवान बेटे हो। मेरे भाई अल्प अरसलान की विरासत पर मेरा हक तुमसे ज्यादा है। मलिक शाह ने इसके जवाब में यह पैगाम भेजा, जब बेटा मौजूद हो तो भाई विरासत का हकदार नहीं होता। इस खत को पढ़ने के बाद कावुर्द बे आग बबूला हो गया और वो अपना एक अजीमुशान लश्कर लेकर रे पर कब्जा करने के लिए निकला। मलिक शाह को जब इस बात का पता चला तो निजाम उल मुल्क ने मशवरा दिया कि गजनवियों और कराखानिद पर हमला करने की बजाय हमें कावुर्द बे की बगावत को कुचलना चाहिए। इसके बाद मलिक शाह अपने लश्कर को लेकर निशापुर से रे की तरफ रवाना हो गए। कावुर्द बे ने जब सुना कि रे पर सुल्तान मलिक शाह ने कब्जा कर लिया तो उसने रे की तरफ जाने की बजाय हमदान की तरफ रुख किया। इधर मलिक शाह ने भी अपनी फौज को रे से आगे बढ़ाया और फिर दोनों फौज कर्ज के मकाम पर एक दूसरे के सामने आई। मलिक शाह की फौज का दायां हिस्सा तुर्कों पर मुश्तमिल था, जबकि बायां हिस्सा अरबों और कुर्दों पर। कल्बे लश्कर में खुद सुल्तान, निजाम उल मुल्क, कुछ दूसरे बाएतमाद सरदारों और वफादार जांबाजों के एक मजबूत दस्ते के साथ मुकीम था। चूंकि तुर्की फौज का बेशतर हिस्सा दरपर्दा कावुर्द बे से मिला हुआ था, इसलिए जंग का आगाज होते ही उसने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक पीछे हटना शुरू कर दिया और कावुर्द की फौज को खुद ही मौका मुहैया किया कि वह दूर तक आगे बढ़ाए और कल्बे लश्कर को घेरे में ले लें। इस वक्त सुल्तानी फौज के बाएं हिस्से के सरदारों शरफुद्दौला और बहाउद्दौला ने अपने साथियों को ललकारा कि देखना, आज अरबों और कुर्दों की गैरत और जवामर्दी का इम्तिहान है। अगर हमारे जीते जी सुल्तान मलिक शाह पर कोई आंच आई तो हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुस्वा होंगे। अरब और कुर्द जांबाजों ने जोश ए शुजात में कावुर्द बेग की फौज के दाएं हिस्से पर इस जोर का हमला किया कि सफ़ों की सफ़ें उलट कर रख दी। इसका असर करमानी लश्कर पर पड़ा और उसमें खलबली मच गई। मगर पता चला कि अरबों और कुर्दों के खैमों को लूटा जा रहा है। ये हरकत मलिक शाह की फौज के गद्दार तुर्क सरदारों की थी और इससे उनका मकसद ये था कि कावुर्द बेग की फौज पर अरबों और कुर्दों के दबाव को कम किया जाए। लेकिन शरफुद्दौला और बहाउद्दौला ने अपने सिपाहियों को ललकार कर कहा, मलिक शाह सलामत है तो सब कुछ सलामत है। ये वक्त पीछे पलटकर देखने का नहीं, सुल्तान पर जान कुर्बान करने का है। अपने ज़्याले सरदारों की ललकार सुनकर अरबों और कुर्दों की आतिशे गजब और भड़क उठी और उनके हमलों में पहले से कहीं ज्यादा तेजी आ गई। ऐन इस वक्त मलिक शाह और निजाम उल मुल्क ने अपने खास दस्ते के साथ हरीफ फौज के कल्ब पर एक तूफानी हमला किया। करमानी फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन मलिक शाह के जोरदार हमले के सामने टिक नहीं सकी। कावुर्द बे ने अपनी फौज को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक तरफ संभालता तो दूसरी तरफ फौज बिखर जाती। इसी दौरान अरब और कुर्द जाबाज बची हुई फौज को पीछे धकेलते हुए मलिक शाह के दस्ते से आ मिले। इन दोनों फौजों के एक साथ हमला करते ही कुछ ही देर में जंग का रुख पूरी तरह बदल गया। कावुर्द बे की फौज ने बुरी तरह शिकस्त खाई
और वह खुद अपने 2 बेटों समेत मैदान जंग से भागकर करीब के एक गांव में जा छिपा। मलिक शाह के सिपाही करमानी फौज के भागते हुए सिपाहियों का पीछा करते हुए चारों तरफ फैल गए। उन्होंने कावुर्द बे और उसके बेटों को ढूंढ निकाला, गिरफ्तार किया और अपने लश्कर में ले आए। कावुर्द बे ने मलिक शाही अफवाज के सिपह सालार अमीर सादगीन से बड़ी आजिजी और इल्तिजा के साथ दरख्वास्त की कि उसे सुल्तान की खिदमत में पेश किया जाए और बारगाह सुल्तानी से जो हुक्म सादिर हो उसके मुताबिक उसकी किस्मत का फैसला किया जाए। अमीर सादगीन ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और हुक्म दिया कि उसे फिलहाल कड़े पहरे में महफूज रखा जाए। फतह के बाद बहुत से फौजी अफसर मलिक शाह को फतह की मुबारकबाद देने आए और उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। साथ ही उन्होंने इशारा किया कि अगर उनकी बात न मानी गई तो हो सकता है फौज में बेचैनी फैल जाए और वो कावुर्द बे की हिमायत में खड़ी हो जाए। इसके बाद मलिक शाह और निजाम उल मुल्क ने आपस में मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक कावुर्द बे जिंदा है मलिक शाह के लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए मसलहत इसी में है कि इस फितने को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद मलिक शाह के हुक्म से निजाम उल मुल्क ने कावुर्द को तुर्क रिवायत के मुताबिक कमान से गला घोंटकर मरवा दिया और उसके बेटों से इतात का वादा लेकर उन्हें किरमान का वाली मुकर्रर कर दिया गया। जब कावुर्द की मौत की खबर फौजी अफसरों को मिली तो उनके हौसले पस्त हो गए और इस तरह इस बगावत का खात्मा हो गया। कावुर्द की बगावत के बाद सुल्तान ने अब्बासी खलीफा से अपनी हुकूमत को तस्लीम करने की दरख्वास्त की। खलीफा ने मलिक शाह का नाम खुतबे में शामिल करने का हुक्म दिया और उन्हें यमीन अमीर उल मोमिनीन के खिताब से नवाजा। इसके बाद मलिक शाह ने कारा खानी सल्तनत की तरफ तवज्जो दी और एक अजीम लश्कर के साथ तिरमिज का मुहासरा किया। फतह के बाद सेवतगीन को वहां का हाकिम मुकर्रर किया और अपने लश्कर के साथ समरकंद की तरफ कूच किया। जब समरकंद के वाली ने सुल्तान मलिक शाह के आने की खबर सुनी तो वो समरकंद को छोड़कर भाग गया और वहां से उसने सुल्तान को सुलह का पैगाम भेजा और अपनी इताअत का यकीन दिलाया। सुल्तान ने इताअत का हल्फ लेकर इस मामले को खत्म किया। इसके बाद मलिक शाह ने अपने भाई शिहाब उद्दीन तिकिश को बल्ख और तोखारिस्तान का हाकिम मुकर्रर किया। इसी दौरान मलिक शाह ने गजनवी सल्तनत की तरफ भी ध्यान दिया, जिन्होंने सेल्जुक इलाकों पर हमले किए थे और सुल्तान के चाचा उस्मान को कैद किया हुआ था। मलिक शाह ने अपने 2 काबिल अमीरों गुमुश्तेगिन बेग और अनुशतेगिन को एक मजबूत सेल्जुक लश्कर के साथ खुरासान की तरफ रवाना किया। सल्जुक फौज ने गजनवी दस्तों को बुरी तरह शिकस्त दी, खुरासान से उन्हें खदेड़कर बाहर किया। अपनी फौज की शिकस्त और सेल्जुक सल्तनत की ताकत को देखते हुए सुल्तान इब्राहिम ने पैगाम सुलह भेजा। मलिक शाह ने भी मशरकी सरहदों पर अमन कायम रखने के लिए इस सुलह को कबूल कर लिया। सुलह के मुआहदे के तहत सुल्तान इब्राहिम ने मलिक शाह के चाचा उस्मान चगरी बेग को इज्जत के साथ कैद से रिहा करके वापस सल्जुक दरबार भेजा। इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत करने के लिए सुल्तान मलिक शाह ने अपनी बेटी गौहर खातून का निकाह सुल्तान इब्राहिम के बेटे मसूद से कर दिया। इस शादी के बाद दोनों सल्तनतों के बीच काफी लंबे अरसे तक रिश्ते निहायत खुशगवार रहे। मशरिकी सरहदों को हमेशा के लिए महफूज करने के बाद सुल्तान मलिक शाह ने अपनी तवज्जो मगरिब यानी शाम और फिलिस्तीन की तरफ मोड़ी, जहां मिस्र की फातिमी सल्तनत पर लगातार हमले करके सेल्जुक सल्तनत का परचम लहराने का काम एक जांबाज सेल्जुक कमांडर कर रहा था, जिसका नाम अत्सिज बिन वक्त था। 1073 ईस्वी के आसपास जब सुल्तान मलिक शाह तख्त संभालने के बाद अंदरूनी खाना जंगी और कराखानिदों से निपट रहे थे, तब अत्सिज ने फातिमी कंट्रोल वाले फिलिस्तीनी इलाकों पर धावा बोल दिया। उसने फातिमी फौज को पीछे धकेलते हुए मुकद्दस शहर यरूशलेम का मुहासिरा किया। फातिमी दस्तों को शिकस्त देकर अत्सिज ने यरूशलेम पर सेल्जुक कब्जा कायम किया और बैतुल मक़दिस के मेहराब व मिंबर से फातिमी खलीफा का नाम हटाकर अब्बासी खलीफा और सुल्तान मलिक शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया। यरूशलेम की इस अजीम फतह के बाद अत्सिज ने दमिश्क की तरफ तवज्जो दी। 1076 ईस्वी में एक लंबे मुहासिरे के बाद
अत्सिज बिन उवाक ने दमिश्क को भी फतह कर लिया। शाम और फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा अब सेल्जुक हुकूमत के तहत आ चुका था। अत्सिज ने इन तमाम फतूहात की खबर और वफादारी का पैगाम सुल्तान मलिक शाह के दरबार में भेजा। सुल्तान मलिक शाह ने अत्सिज की इन खिदमात की सराहना करते हुए उसे शाम और फिलिस्तीन का सेल्जुक हाकिम तस्लीम किया। इन लगातार फतूहात से अत्सिज का हौसला इतना बढ़ गया कि 1077 ईस्वी में उसने सीधे मिस्र पर हमला करने की गलती कर दी। फातिमी वजीर बदर अल जमाली की फौज ने अत्सिज को मिस्र की सरहद पर रोक दिया और उसे भारी नुकसान उठाकर दमिश्क वापस लौटना पड़ा। अत्सिज की इस शिकस्त से फातिमी फौज का हौसला बुलंद हो गया। उन्होंने दमिश्क को दोबारा छीनने के लिए एक अजीम लश्कर रवाना कर दिया। दमिश्क में घिरे अत्सिज ने फौरन सुल्तान मलिक शाह से मदद की गुहार लगाई। सुल्तान मलिक शाह ने मामले की संजीदगी को देखते हुए अपने छोटे भाई तुतुश को एक जबरदस्त सेल्जुक लश्कर के साथ शाम रवाना किया। शाम की सरजमीन पर सेल्जुक ताकत का यह नया दौर एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। मलिक तुतुश एक तूफान की तरह शाम में दाखिल हुआ। उसकी आमद की खबर सुनते ही मिस्र की फातिमी फौज के हौसले पस्त हो गए और वो दमिश्क का मुहासिरा छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। जब मलिक तुतुश दमिश्क के करीब पहुंचा तो शहर के अंदर मौजूद अत्सिज बिन उवाक ने बाहर निकलकर उसका इस्तकबाल नहीं किया। अत्सिज को शायद ये डर सता रहा था कि तुतुश उसकी जगह शाम का मुस्तकिल हाकिम बनकर बैठ जाएगा। मलिक तुतुश के लिए यह रवैया किसी नाफरमानी से कम नहीं था। जब अत्सिज आखिरकार झिझकते हुए शहर से बाहर आया तो तुतुश ने उस पर अपनी नाफरमानी, मिस्र की नाकाम मुहिम में सेल्जुक फौज का नुकसान करने और शाही इक्तेदार की तौहीन का इल्जाम लगाया। बिला आखिर 1078 ईस्वी में मलिक तुतुश ने अत्सिज को कैद करके मौत के घाट उतरवा दिया। अत्सिज के खात्मे के बाद दमिश्क और पूरे शाम का कंट्रोल मलिक तुतुश के हाथ में आ गया। तुतुश ने दमिश्क को अपना दारुल हुकूमत बनाया और सुल्तान मलिक शाह के नाम का खुतबा जारी रखते हुए वहां अपनी मजबूत सेल्जुका हुकूमत की बुनियाद रखी, जिसे तारीख में शाम की सेल्जुक सल्तनत के नाम से जाना गया। लेकिन दमिश्क के तख्त ताज पर बैठते ही तौतुश के दिल में सुल्तान आजम बनने की जो हवस इक्तेदार जागी, वो आगे चलकर सुल्तान मलिक शाह की वफात के बाद पूरी सेल्जुक सल्तनत को खाना जंगी की आग में झोंकने वाली थी। सल्तनत की सरहदों को महफूज करने के साथ साथ सुल्तान मलिक शाह को अपने ही खानदान की अंदरूनी बगावतों को भी कुचलना था। 1074 ईस्वी में किरमान के हाकिम और मलिक शाह के चचेरे भाई सुल्तान शाह ने बागियाना तेवर दिखाते हुए सल्जूक तख्त की सरपरस्ती को मानने से इनकार कर दिया। मलिक शाह ने बिना वक्त गंवाए किरमान की तरफ एक अजीम लश्कर लेकर रवाना हुए और बर्दसीर के किले का मुहासिरा किया। सुल्तान के इस खौफनाक हमले और ताकत को देखकर सुल्तान शाह के हौसले पस्त हो गए और उसने बिना जंग लड़े घुटने टेक दिए। मलिक शाह ने उसे माफ कर दिया और किरमान का हाकिम रहने दिया। किरमान की बगावत के बाद सुल्तान मलिक शाह का अगला रुख कॉकेशस के बर्फीले पहाड़ों की तरफ था, जहां जॉर्जिया का बादशाह जॉर्ज सल्जूकों की सरहदों को लगातार निशाना बना रहा था। इसी बीच सल्जुक कमांडर साफ्तेगिन ने जॉर्जिया पर चढ़ाई की, लेकिन पार्ट्सखिस्सी की जंग में उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपने कमांडर की इस नाकामी को देखते हुए सुल्तान मलिक शाह ने खुद जॉर्जिया की तरफ लश्कर कशी की और उन्होंने इन इलाके में दाखिल होकर समशवल्दे के मजबूत किले को फतह किया और पूरे इलाके में मलिक शाह का खौफ फैल गया। लेकिन सुल्तान के वापस लौटते ही जब जॉर्जियाई फौज ने फिर सिर उठाया तो मलिक शाह ने अपने बेहतरीन जनरल अमीर अहमद को मैदान में उतारा। अमीर अहमद ने जॉर्जियाई फौज के परखच्चे उड़ाते हुए कारस, अर्जरूम, उल्तू, शावशात और त्राबजुन तक के तमाम इलाकों को फतह कर लिया। तबाही के इस तूफान से टूटकर ही बादशाह जॉर्ज सीधे सल्जुक राजधानी इस्फहान पहुंचा और सुल्तान मलिक शाह के सामने घुटने टेक दिए। उसने सालाना भारी खराज देना कबूल किया और इस तरह पूरा कॉकेशस सल्जुकों के जेरे असर आ गया।
कॉकेशस की कामयाबी के बाद सल्जुक सल्तनत का अगला निशाना बहरीन और अल अहसा के करामती फिरका था, जो हाजियों के रास्तों में लगातार रुकावट डाल रहे थे। अब्बासी खलीफा अल मुख्तदी की गुजारिश पर सुल्तान मलिक शाह ने इनके खिलाफ फौज भेजने का फैसला किया। 1076 ईस्वी में सल्जूकों की पहली टुकड़ी को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन 1077 ईस्वी में सुल्तान मलिक शाह ने अपने सबसे जांबाज कमांडर आर्तुक बेग को 7000 की फौज के साथ मैदान में उतारा। आर्तुक बेग ने जबरदस्त हमला करते हुए अल अहसा और बहरीन में करामती कैलों को घेर लिया। एक सख्त जंग के बाद करामती ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और बहरीन समेत यह पूरा इलाका सल्जुक सल्तनत का हिस्सा बन गया। जैसा कि पहले बताया गया था कि अपने भाई अयाज की वफात के बाद मलिक शाह ने तुखारिस्तान और बल्ख की हुकूमत अपने भाई मलिक तकैश को दी थी। तकैश 6 साल तक तो अपने भाई की इताअत करता रहा, लेकिन फिर वह बादशाहत के ख्वाब देखने लगा। 1081 ईस्वी में मलिक शाह की एक गलती ने उसे खुल्लम खुल्ला अलम बगावत बुलंद करने का मौका दे दिया। जब सुल्तान मलिक शाह मुख्तलिफ सूबों का दौरा करके रे आए तो उन्होंने फौज का जायजा लिया और 7000 फौजियों को जरूरत से ज्यादा पाकर फौज से निकाल दिया। वजीर निजामुल मुल्क ने सुल्तान को समझाया कि आबिया, ये लोग कोई दूसरा हुनर नहीं जानते, अगर इन्हें निकाल दिया तो ये किसी और सरदार से जा मिलेंगे। लेकिन मलिक शाह ने निजामुल मुल्क की बात नहीं मानी और फौजियों को निकाल दिया। फौज से निकलते ही ये 7000 सिपाही खुरासान में सुल्तान के सगे भाई मलिक तकैश से जा मिले। इतनी बड़ी फौज मिलते ही तकैश के हौसले बुलंद हो गए। उसने तख्त के खिलाफ पहली बगावत कर दी और तिरमिज समेत आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। जब यह खबर मलिक शाह को मिली तो वो अपनी फौज लेकर निकले। मलिक तकैश निशापुर पर कब्जा करने निकला था, मगर उसके पहुंचने से पहले ही सुल्तान मलिक शाह निशापुर जा पहुंचे। ये देखकर तकैश भागकर तिरमिज के किले में पनाह ले बैठा। जब मलिक शाह ने तिरमिज का मुहासिरा किया तो तकैश ने सुल्तान से माफी मांगी और इताअत का वादा किया। मलिक शाह ने उसे गले लगाया और वापस बल्ख की हुकूमत पर भेज दिया। तकैश की पहली बगावत को खत्म करने के बाद 1083 ईस्वी में सल्जुक दरबार में एक बड़ा सियासी मोड़ आया। अब्बासी खलीफा के पुराने वजीर फख्र उद्दौला ने सुल्तान मलिक शाह को मयारवानिद सल्तनत की दौलत और उनके अमीर की कमजोरी के बारे में बताया। फख्र उद्दौला ने सुल्तान को मशविरा दिया कि मयारवानिद के इलाके में बदइंतजामी फैली है और अगर हमला किया जाए तो यह पूरा इलाका सीधे सल्जुक सल्तनत के कब्जे में आ सकता है। सुल्तान मलिक शाह ने फख्र उद्दौला को दियार बकीर का नया वाली मुकर्रर कर दिया और अपने जांबाज कमांडर आर्तुक बेग के साथ एक अजीम लश्कर देकर मयारवानिद पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। लेकिन मोसुल का अमीर शराफ अल दौला मुस्लिम, जो सल्जुक वफादार था, यह सोचकर घबरा गया कि मयारवानिद के खात्मे के बाद सल्जुक उसकी अपनी आजादी भी छीन लेंगे। इसलिए उसने मयारवानिद अमीर का साथ देते हुए मैदान में आ खड़ा हुआ। लेकिन आर्तुक बेग की तूफानी फौज के सामने यह गठजोड़ टिक न सका। दोनों अमीरों को जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद सल्जुकों ने दियार बकीर, मया फारिकीन, अहलात, जिजरे और बितलिस समेत पूरी मयारवानिद सल्तनत को सीधे सल्जुक सल्तनत में मिला लिया। मयारवानिद की इस शानदार फतह के बाद सुल्तान मलिक शाह ने मोसुल को भी अपने कब्जे में ले लिया और मोसुल को ही अपना फौजी हेडक्वार्टर बना दिया। लेकिन जब सुल्तान मलिक शाह मोसुल में ठहरे हुए थे, तभी खुरासान की तरफ से एक खौफनाक खबर आई। खुरासान के गवर्नर मलिक तकैश ने इस मौके का फायदा उठाया और एक बार फिर बगावत कर दी। तकैश ने मर्व और सरख्स के शहरों पर कब्जा करने के बाद निशापुर का मुहासिरा कर लिया। लेकिन जब उसे खबर मिली कि वजीर निजामुल मुल्क एक भारी फौज के साथ उसकी तरफ आ रहा है, तो वह डरकर मुहासिरा छोड़कर पीछे हट गया। इसके बाद 1086 ईस्वी में
सुल्तान मलिक शाह ने खुद खुरासान की तरफ एक बड़ी मुहिम की कमान संभाली। सुल्तान ने उस किले का घेरा डाल लिया जहां तकैश छुपा हुआ था। इब्न नसीर का बयान है कि मुहासिरे के दौरान तकैश ने अमन का पैगाम भेजा और हल्फ उठाकर यकीन दिलाया कि अगर वह इताअत कबूल कर ले तो उसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। सुल्तान ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसे अपने पास बुला लिया। मगर सुल्तान के मसाहिबों ने मशविरा दिया कि तकैश को आजाद छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सुल्तान को अपने हल्फ का पास था। फखा ने राय दी कि आप इसे अपने बेटे शहजादा अहमद के सुपुर्द कर दीजिए, वह जो मुनासिब समझे इसके साथ करे। चुनांचे सुल्तान ने तकैश को शहजादे के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद तकैश को अंधा कर दिया गया और उसे जिंदान के हवाले कर दिया गया। इस तरह यह फितना हमेशा के लिए खत्म हो गया। खुरासान में तकैश के फितने को पूरी तरह खत्म करने के बाद सुल्तान मलिक शाह ने अपना रुख शुमाली शाम की तरफ मोड़ दिया। 1086 ईस्वी के आखिर में सुल्तान मलिक शाह अपनी फौज के साथ शाम में दाखिल हुए। सुल्तान की इस तूफानी मुहिम के आगे इलाके के तमाम अहम शहर एक एक करके झुकते चले गए। सुल्तान और उनकी फौज ने अलेप्पो, अंताकिया और एडेसा के मजबूत किलों पर पूरी तरह अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसके साथ मनबिज और लताकिया के इलाके भी सल्जुक परचम तले आ गए। इस मुहिम के दौरान सुल्तान मलिक शाह ने अपने सबसे वफादार कमांडरों को अहम ओहदे दिए। अलेप्पो में आक्सुंकुर को वहां का हाकिम मुकर्रर किया गया। इस शानदार मुहिम के बाद बहर रूम के साहिलों तक सल्जूकों का दबदबा और भी मजबूत हो गया। जब सुल्तान मलिक शाह बहर रूम के साहिल तक पहुंचे तो उन्होंने समुंदर की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रिवायत है कि सुल्तान ने अपनी तलवार को समुंदर के पानी में 3 बार डुबोया और कहा, अल्लाह ने मुझे उन सरजमीनों पर हुकूमत अता की है जो मेरे वालिद अल्प अरसलान के द्वार से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई हैं। इसके बाद उन्होंने साहिल की कुछ मिट्टी अपने पास रख ली, जिसे बाद में अपने वालिद अल्प अरसलान की कब्र पर ले गए। शाम के इलाकों को फतह करने के बाद सुल्तान मलिक शाह का अगला बड़ा निशाना मशरिक यानी मावरा उन नहर का इलाका बना। 1087 ईस्वी में मगरबी काराखानी हुक्मरान अहमद बिन खज्र खान के जुल्मों की शिकायतें मिलने के बाद सुल्तान ने एक बार फिर अपने अजीम लश्कर के साथ मावरा उन नहर का रुख किया। सुल्तान की इस तूफानी मुहिम के आगे काराखानियों के मजबूत ठिकाने एक एक करके गिरते चले गए। सुल्तान ने सबसे पहले बुखारा और फिर समरकंद के अहम किलों को फतेह कर लिया। इस मुहिम के दौरान मगरिबी काराखानी हुक्मरान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा इलाका सल्जुक सल्तनत के ताबेया हो गया। इसके साथ ही बालासागून, इस्फिजाब और काशगार के इलाके भी सुल्तान के जेरे तसल्लुत आ गए। जब सुल्तान अपनी फौज के साथ उचकंद पहुंचे तो मशरिकी काराखानी हुक्मरान हसन बिन सुलेमान ने खुद हाजिर होकर सुल्तान की इताअत कबूल की और खराज देना मंजूर किया। इस तरह सुल्तान मलिक शाह ने अपनी हुकूमत का परचम मशरिक में चीन की सरहदों तक पूरी शान के साथ लहरा दिया। मशरिक और मगरिब में अपनी अजीम सल्तनत को मजबूत करने के बाद 1088 ईस्वी में सुल्तान मलिक शाह ने अनातोलिया यानी रूम की तरफ रुख किया। हालांकि अनातोलिया की तरफ सल्जूकों की तवज्जो इससे कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1073 से 1078 ईस्वी के बीच सुल्तान मलिक शाह के कई जांबाज कमांडर लगातार अनातोलिया में मुहिमें चला रहे थे और बाजंतीनी इलाकों पर सल्जुकी दबदबा बढ़ा रहे थे। इन लगातार मुहिमों ने अनातोलिया में सल्जुकों के लिए मजबूत बुनियाद तैयार कर दी थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1088 ईस्वी में सुल्तान मलिक शाह ने खुद एक बड़ी मुहिम का फैसला किया। सुल्तान ने अपने भरोसेमंद अमीर पोरसुक की क़यादत में 50,000 का एक अजीम लश्कर अनातोलिया की तरफ रवाना किया। पोरसुक ने कोनिया, अक्सरा और कैसरिया जैसे अहम शहरों में सल्जूकी इक्तिदार को मजबूत किया और बाजंतीनी सरहदों के बेहद करीब नीसिया का मुहासरा कर लिया। हालांकि कड़ी मुज़ाहमत की वजह से नीसिया फतह न हो सका,
लेकिन इन मुहिमात की बदौलत अनातोलिया का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह सल्जुकी असर और रसूखा में आ गया और सल्तनत की सरहदें बाजंतीनी सल्तनत के दरवाजे तक जा पहुंची। 1091 ईस्वी में सुल्तान मलिक शाह अपने दूसरे शाही दौरे पर बगदाद पहुंचे। चूंकि इस वक्त तक खलीफा मुक़त्तदी से सुल्तान के ताल्लुकात बिगड़ चुके थे, इसलिए सुल्तान ने खलीफा की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। अल्लामा इब्न खल्दून का बयान है कि जैसे ही सुल्तान की आमद की खबर मिली, सुल्तान के हुक्म पर उनके भाई ताजुद्दौला तुतुश, जो शाम के हाकिम थे, कसीमुद्दौला आकसुंकुर, जो अलेप्पो के हाकिम थे, बोझान, जो एडेसा के हाकिम थे, और कई दूसरे उमरा अपनी अजीम फौजों के साथ बगदाद आ पहुंचे। इन सब चीजों को देखकर खलीफा मुक्तदी को यह अंदेशा होने लगा कि सुल्तान अब बगदाद को अपनी हुकूमत का मरकज बनाने का इरादा रखते हैं और बगदाद समेत सारी सल्तनत अब उन्हीं के हुक्म पर चलेगी। बगदाद में कयाम के दौरान ही सुल्तान ने सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हाकिमों और उमरा के मामलों को सुलझाया। सुल्तान ने अपने भाई ताजुद्दौला तुतुश को शाम के अहम शहर हुम्स पर कब्जा करने और फातिमी हुकूमत के नुमाइंदे को वहां से खदेड़ने का हुक्म दिया। इसके साथ ही सुल्तान ने अमीर आकसुंकुर और बोझान को हिदायत दी कि वे इस मुहिम में तुतुश की पूरी मदद करें। अमीर तुतुश ने दमिश्क पहुंचकर चंद ही दिनों में अपनी तैयारी पूरी की और हुम्स और अफामिया को फतह करते हुए त्रिपोली पहुंचे, लेकिन आपसी इख्तिलाफ की वजह से त्रिपोली को फतह न कर सके। इसी दौरान बगदाद में रहते हुए सुल्तान मलिक शाह ने अमीर तुर्केश और अमीर सादुद्दौला को हिजाज और यमन की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, ताकि इन दूर दराज के इलाकों को सल्जूक सल्तनत के दायरे में पूरी तरह लाया जा सके। उस वक्त यमन में बातिनी अकीदे का असर काफी फैला हुआ था। सुल्तान के हुक्म पर फौज के कमांडर सालार तुर्केश ने हिजाज की तरफ कूच किया। इसके बाद तुर्केश ने अचानक हिजाज से कूच किया और यमन पर धावा बोलकर अदन की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब भी तुर्केश यमन में पूरी तरह अपने कदम जमा भी नहीं पाया था कि अचानक उसे एक सख्त बीमारी ने आ घेरा और चंद ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस तरह यमन की मुहिम कुछ वक्त के लिए अधूरी रह गई। इसके बावजूद मक्का के शरीफ और यमन के मुकामी अमीरों ने सल्जुक हुकूमत का दबदबा देखते हुए सुल्तान की इताअत कबूल कर ली और मस्जिदों के खुतबों में अब्बासी खलीफा और सुल्तान मलिक शाह का नाम पढ़ा जाने लगा। जब सल्जुक सल्तनत का परचम काशगर से लेकर यमन और बहरे रूम तक लहरा रहा था, तब ईरान की पहाड़ी वादियों में एक ऐसा झर पनप रहा था जो तलवारों से नहीं बल्कि खंजरों और खुफिया साजिशों से सल्तनत की जड़ों को अंदर से खोखला करने वाला था। यह दौर था बातिनी यानी निजारी इस्माइली फिरके के उभार का, और इसका मरकज बना अलमूत का मजबूत किला। यह किला कजवीन के करीब एक पहाड़ी पर वाक़ था। हसन बिन सब्बाह ने बड़ी चालाकी से बिना किसी बड़े खून खराबे के धीरे धीरे अपनी दावत के जरिए इस किले के अंदर अपना असर बढ़ाना शुरू किया। 1090 ईस्वी आते आते हसन बिन सब्बाह ने इस बेहद महफूज किले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यहीं से उसने बातिनी तहरीक की बुनियाद रखी। तारीखदान लिखते हैं कि इस फिरके ने खुफिया कत्ल और खौफ के जरिए इस्लामी दुनिया में भारी तबाही और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। जब बगदाद के दरबार और सल्जुक सल्तनत के अजीम वजीर ख्वाजा निजाम उल मुल्क तक ये खबर पहुंची तो सल्तनत में हलचल मच गई। सुल्तान मलिक शाह ने शुरुआती दौर में हसन बिन सब्बाह के पास एक संजीदा वफ्द भेजा और उसे समझाने की कोशिश की कि वह सल्तनत की इताअत कबूल कर ले। जवाब में हसन बिन सब्बाह का रवैया बेहद सख्त और बेपरवाह था। उसने सल्तनत के नुमाइंदों से साफ कह दिया, हम महज अपने इमाम के हुक्म के पाबंद हैं। बादशाहों की यह जाहो जलाल और दुनियावी ताकत हमें डरा नहीं सकती। हमारे पास ऐसे जाबाज सिपाही हैं जिन्हें इस छोटी सी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो सुल्तान मलिक शाह और निजाम उल मुल्क ने इस फितने को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। सुल्तान ने अपने एक तजुर्बेकार और बहादुर सिपह सालार अमीर अरसलान ताश
कि कग्यादत में एक अजीम सल्जुक लश्कर अलमूत के कगिले का मुहासरा करने के लिए रवाना किया। सल्जुक लश्कर ने अलमूत के कगिले को चारों तरफ से घेर लिया और रसद के तमाम रास्ते काट दिए। ऐसा लगा कि चंद ही दिनों में किला फतह हो जाएगा, लेकिन किले के अंदर रसद इतनी चालाकी से जमा की गई थी कि सल्जुक फौज महीनों तक मुहासरा डाले बैठी रही, मगर किले की दीवारें नहीं गिरा सकी। इस बीच सख्त सर्दी, रसद की कमी और बातिनियों के अचानक छापामार हमलों से सल्जुक फौज थकने लगी। आखिरकार सुल्तान मलिक शाह की फौज को अलमूत का किला फतह के बिना ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तारीख के पन्नों में इसे सुल्तान मलिक शाह के पूरे दौरे हुकूमत की इकलौती और वाहिद फौजी नाकामी के तौर पर दर्ज किया गया है, जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सल्जुक फौज भी उस पहाड़ी किले के आगे बेबस हो गई थी। जब एक सल्तनत अपनी ताकत की इंतहा पर पहुंच जाती है तो बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक उसके अपने महलों के अंदर पलने वाले साए बन जाते हैं। सल्जुक सल्तनत का परचम चारों तरफ लहरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सुल्तान, उनके अजीम वजीर और बगदाद के खलीफा के दरमियान एक ऐसी कशमकश शुरू हो चुकी थी जो पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रखने वाली थी। ख्वाजा निजाम उल मुल्क लंबे अरसे से सल्तनत के सबसे बड़े वजीर थे। उनका असर इतना बढ़ चुका था कि सल्तनत के हर अहम फैसले में उनकी राय शामिल होती थी। तारीखदान बताते हैं कि एक बार बढ़ती हुई कशमकश के बीच ख्वाजा निजाम उल मुल्क ने यहां तक कह दिया था, सुल्तान का ताज मेरी दवात से बंधा हुआ है। जिस दिन मेरी दवात बंद हो गई, सुल्तान का तख्त भी बिखर जाएगा। ये बात सुल्तान मलिक शाह के दिल में खटकने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनकी अपनी बादशाहत पर वजीर का साया भारी पड़ रहा है। मल्लिका तुर्कान खातून और दरबार के कुछ लोग, जिनमें ताज अल मुल्क भी शामिल था, लगातार सुल्तान के कान भरते थे कि वजीर हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। दूसरी तरफ जानशीनी के मामले पर भी तुर्कान खातून और वजीर की राय आमने सामने आ चुकी थी। तुर्कान खातून अपने बेटे महमूद को तख्त पर बैठाना चाहती थी, जबकि निज़म उल मुल्क मलिक शाह के बड़े बेटे बर्गजरुक के हक में थे। तीसरी तरफ सुल्तान मलिक शाह और अब्बासी खलीफा के दरमियान भी खिलाफत के अगले वारिस को लेकर कशमकश चल रही थी। इसी जानशीनी के फैसले पर मुहर लगवाने के लिए सुल्तान मलिक शाह ने अपने पूरे शाही लाव लश्कर के साथ इस्फहान से बगदाद की तरफ कूच कर दिया। इस शाही सफर में सुल्तान के साथ साथ उनके बुजुर्ग वजीर ख्वाजा निजाम उल मुल्क का काफिला भी चल रहा था। अक्टूबर 1092 ईस्वी, सुल्तान मलिक शाह का लश्कर अभी बगदाद की तरफ बढ़ ही रहा था कि रास्ते में नहावंद के मकाम पर एक पड़ाव के दौरान वजीर ख्वाजा निजाम उल मुल्क अपने शाम के खाने के बाद अपने खेमे की तरफ लौट रहे थे। उनके चारों तरफ चाहने वालों और अकीदतमंदों की भीड़ थी। अचानक सूफी दरवेश के भेस में आए हसन बिन सब्बाह के एक फिदाई ने भीड़ को चीरते हुए छलांग लगाई। इससे पहले कि पहरेदार कुछ समझ पाते, उस कातिल ने अपना तेज धार वाला खंजर सीधा ख्वाजा के सीने में उतार दिया और निजाम उल मुल्क को शहीद कर दिया। सुल्तान ने निजाम उल मुल्क की मैयत को तदफीन के लिए इस्फहान रवाना कर दिया और इसके बाद खुद बगदाद की तरफ बढ़ गए। बगदाद पहुंचकर मलिक शाह ने खलीफा पर जोर देना शुरू किया कि वह मुस्तज़हिर बिल्लाह को वली अहदी से माजूल करके अबुल फजल जाफर को वली अहद बनाने का ऐलान करे। अबुल फजल जाफर तुर्कान खातून की बेटी और खलीफा की औलाद में से था, मगर खलीफा अपनी बात पर साबित कदमी से डटे रहे और उन्होंने मलिक शाह के दबाव का मुकाबला किया। आखिरकार बात यहां तक आ पहुंची कि मलिक शाह ने अब्बासी खलीफा को बगदाद खाली करके जाफर के सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया। खलीफा ने मलिक शाह से इस फैसले को वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन मलिक शाह ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खलीफा दिन रात मलिक शाह के लिए बद्दुआ करता रहा। आखिरकार 6 नवंबर 1092 ईस्वी को मलिक शाह बगदाद और तिकरीत के दरमियान शिकार खेलने गए और फिर अचानक उन्हें शदीद बुखार ने आ लिया। 19 नवंबर 1092 ईस्वी को सल्जूकी दौर का यह दरख्शां सितारा डूब गया। मलिक शाह की वफात का सबब आज तक तारीख का एक बड़ा राज है। इब्न उल असीर ने लिखा कि उनकी वफात कुदरती बीमारी से हुई और जर दिए जाने का कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता, लेकिन बाज मुअर्रिखीन ने लिखा
कि अब्बासी खलीफा मुख्तदी ने उन्हें जर दिलवाया, बगदाद खाली करने के पैगाम का बदला लेने के लिए। कुछ ने कहा कि निजाम उल मुल्क के हामियों ने अपने वजीर का बदला लिया, और कुछ का ख्याल है कि तुर्कान खातून के हामियों ने यह करवाया ताकि उनका छोटा बेटा महमूद तख्त पर बैठ सके। तुर्कान खातून के हुक्म पर मलिक शाह की मैयत इस्फहान लाई गई और वहां एक मदरसे में दफन की गई। मलिक शाह की वफात के साथ ही उनके बेटों बरक़ियारुक, महमूद, मोहम्मद और संजर के दरमियान सेलजुक तख्त के लिए खूनी कशमकश शुरू हो गई। दोस्तों, मलिक शाह की शख्सियत महज एक फतेह की नहीं थी। इब्न उल असीर रहमहुल्लाह अपनी मशहूर किताब अल कामिल फित तारीख में लिखते हैं, मलिक शाह वह बादशाह था जिसने मशरिक और मगरिब दोनों पर हुकूमत की। उसके द्वार में इस्लामी सल्तनत अपने सबसे बड़े उरूज पर पहुंची। मलिक शाह का लक़ब मलिक उल आदिल यानी इंसाफ करने वाला बादशाह बेवजह नहीं था। फारसी मुअर्रिख मोहम्मद रावंदी ने राहत उस सुदूर में एक ऐसा वाक़या बयान किया है जो आज भी इंसाफ की एक बेहतरीन मिसाल है। एक सुबह इस्फहान के करीब जिंदरूद नहर के पुल पर एक गरीब बेवा खड़ी थी जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब मलिक शाह का शाही जुलूस वहां से गुजर रहा था तो उस औरत ने हाथ उठाकर सुल्तान का रास्ता रोक दिया और बेबाकी से कहा, बताओ, इंसाफ इस पुल पर करोगे या पुल सिरात पर? मलिक शाह उसी वक्त अपने घोड़े से नीचे उतर आए। बेवा ने रोते हुए बताया कि उसकी इकलौती गाय, जिसके दूध से उसके 3 मासूम बच्चों का पेट भरता था, सुल्तान के सिपाहियों ने लावारिस समझकर ज़ब्ह कर दी और खा गए। सुल्तान मलिक शाह का चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, इस बेवा को 70 गायें दी जाए। यह था उनके इंसाफ का आलम। मलिक शाह सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे बल्कि कलम के भी उस्ताद थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इल्मी खिदमतों में से एक ये थी कि उन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के मशहूर आलिम उमर खय्याम को एक नई कैलेंडर बनाने का काम सौंपा। वजह यह थी कि सल्तनत के अखराजात कमरी महीनों के हिसाब से होते थे और आमदनी शमसी साल के हिसाब से, जिसकी वजह से रियाया और सरकारी महकमों को परेशानी होती थी। उमर खय्याम और उनके साथियों ने इस्फहान में एक शानदार रसदगाह कायम की और सालों की मेहनत के बाद तकवीम ए जलाली वजूद में आई, जो उस दौर का सबसे बेहतरीन और दुरुस्त कैलेंडर था। आज के ईरानी कैलेंडर पर भी इसकी रवायत का गहरा असर देखा जाता है। यही वह दौर था जब वजीर निजाम उल मुल्क की सरपरस्ती में निजामिया मदारिस का एक अजीम सिलसिला कायम हुआ, जो उस दौर के सबसे अहम इल्मी इदारों में शुमार होता था। इन्हीं निजामिया मदारिस से इमाम अब्बू हामिद गजाली और इमाम उल हरमैन जुवैनी जैसे अजीम उलेमा जुड़े, जिन्होंने इल्म की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। कहा जाता है कि जब सुल्तान मलिक शाह हज के सफर पर रवाना हुए तो रास्ते में पानी की किल्लत देखकर उन्होंने मुसाफिरों और हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करने का हुक्म दिया। मक्का जाने वाले हाजियों के रास्तों पर कुएं, तालाब और सराएं बनवाई गईं और हाजियों और ताजीरों पर लगने वाले कई महसूल खत्म किए गए, जिससे सफर और तिजारत को बढ़ावा मिला। इब्न उल असीर लिखते हैं, मलिक शाह ने हाजियों को पेश आने वाली बेशतर मुश्किलात दूर कर दी। काफिले बेखौफो खतर सफर करते थे। और तारीख का यह सबक भी याद रखें, जब बातिनी फिरके ने मुसलमानों में फितना फैलाना शुरू किया तो मलिक शाह ने उनके खिलाफ फौज भेजी। जब फौज नाकाम लौटी तो मलिक शाह ने इस फितने को खुद खत्म करने का इरादा किया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर वही अजीम सुल्तान जिसने काशगर से यमन तक सल्तनत फैलाई, अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में दरबार की साजिशों, अपने सबसे करीबी वजीर की जुदाई और एक अनजानी बीमारी का शिकार हो गया। अल्लाह ताला सुल्तान मलिक शाह की मग़फ़िरत फरमाए और उनके नेक कामों को उनके लिए ज़रिया ए नजात बनाए, आमीन। दोस्तों, सल्जुका सल्तनत की इस तारीखी सीरीज में आप अगला वीडियो किस अहम वाक़ये या किरदार पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें इस तरह की तारीखी वीडियो बनाने का मौका मिलता है।
तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। यह तारीख को जिंदा रखने का सबसे आसान तरीका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।